आज के हमारे जो टॉपिक नंबर 1 प्रोग्राम using nested for and while, and next while else, and then list operations. Under list operation আমরা দেখব indexing and slicing. ওকে, তো প্রথমে আমরা নেস্টেড ফর অ্যান্ড হোয়াইল লুপ দিয়ে দুটো প্রোগ্রাম করছি, তারপর আমরা হোয়াইল এলস শুরু করব। তো সাপোজ আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম লিখতে হবে, ফার্স্ট প্রোগ্রাম, রাইট এ প্রোগ্রাম টু ডিসপ্লে all the prime numbers between 1 to 100। তো 1 থেকে 100 এর মধ্যে যত প্রাইম নাম্বার আছে আমরা সেগুলো ডিসপ্লে করব ইউজিং ফর লুপ। তো এর জন্য আমাদের একটা আউটার ফর লুপ লাগবে, দ্যাট ইজ ফর I in range 1,101। ওকে, তো এবার প্রাইম নাম্বার চেক করার জন্য আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি, সে c ইকুয়াল টু 0। ওকে, এখানে আমরা প্রত্যেকটা নাম্বারের ফ্যাক্টর কাউন্ট করব। তো যদি নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস 2 হয় তাহলে নাম্বারটা প্রাইম, আর আদারওয়াইজ নন প্রাইম। ওকে, তো এবার আমরা সে আর একটা লুপ চালাচ্ছি, ফর j ইন রেঞ্জ 1, এবার আমরা চেক করছি যে আইটা প্রাইম কিনা। তাহলে আমরা j থেকে i অবধি লুপটা চালাবো, মানে i প্লাস 1। i লিখলে আইটা তো এটা এক্সক্লুসিভ, মানে i মাইনাস 1 ট্রিটার হবে। তো সেই জন্য আমরা i প্লাস 1 নিলাম, তাহলে 1 থেকে i পর্যন্ত চলবে। তো এবার আমরা ডিভাইড করব, ইফ i কে j দিয়ে ডিভাইড করব, তাহলে i পার্সেন্টেজ j যদি ডাবল ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে এই নাম্বারটার একটা ফ্যাক্টর আছে, তাহলে আমরা c ইকুয়াল টু c প্লাস 1, c কে ইনক্রিমেন্ট করে দিচ্ছি। এবার ইনার লুপ থেকে বেরিয়ে আমরা চেক করব যে c এর ভ্যালু কত। তো c এর ভ্যালু যদি 2 হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে নাম্বারটা প্রাইম। তাহলে আমরা প্রিন্ট করে দেবো প্রাইম ইজ কমা i। তাহলে এখানে i প্রাইম, তাহলে প্রাইম ইজ i। এবার এটা করার পর আমরা c এর ভ্যালুকে আবার 0 করে দেবো, কারণ না হলে আগের যে c এর ভ্যালু ছিল সেটার সঙ্গেই 1 ऐड होते থাকবে। सर एक बार हिंदी में समझा दीजिए ना। ओके, हिंदी में। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहा हूँ, हम एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जहाँ पर 1 से 100 तक 1 और 100 के बीच में जितना प्राइम नंबर है उसको डिस्प्ले करना होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर एक काउंटर लिया है c, इसको हम 0 से इनिशियलाइज किया है। और यह बाहर वाला लूप हम चला रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक। तो इसलिए 101 लिया है एक ज़्यादा, क्योंकि अगर 100 लिखा हूँ तो ये 100 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 99 हो जाएगा। तो इसके लिए 101 लिखा है, इसलिए 101 माइनस 1 100 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए सेम तरीके से हम जो अंदर वाला लूप लिया है दैट इज j, इसको चलाना है 1 से लेकर i तक। मतलब i अगर 5 है तो 1 से लेकर 5 तक चलाना होगा। तो इसीलिए i प्लस 1 लिखा है, क्योंकि सपोज i अगर 5 है तो 5 प्लस 1 6 तक चलेगा, मतलब 6 माइनस 1 5 ही हो जाएगा। ओके, इसलिए 1 ज़्यादा लिया है। तो अब हमको डिवाइड करना है i को j से, मतलब i अगर 5 है तो 5 को j से डिवाइड करना है, मतलब 5 को पहले 1 से, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 करके 5 तक डिवाइड करना है। अगर i का वैल्यू 5 है
तो 5 को 1 से लेकर 5 तक डिवाइड करना है। ओके, और हर बार हमको चेक करना है ये रिमाइंडर 0 हो रहा है या नहीं। तो अगर किसी भी रिमाइंडर 0 हो गया तो हम सी को एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो और ये अंदर वाला लूप से बाहर आने के बाद चेक करना है कि सी का वैल्यू क्या है। तो हम तो जानता हूँ कि प्राइम नंबर का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है वो 2 होता है। तो अगर वो प्राइम नहीं है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 नहीं होगा। तो हम ये कंडीशन से चेक कर रहा हूँ वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो दैट मीन्स इधर अगर सी का वैल्यू 2 है तो वो प्राइम होगा। तो हम दिखा दे रहा हूँ कि प्राइम नंबर इज आई प्राइम है यहाँ पर, तो इसीलिए आई को दिखाना होगा। और इस कंडीशन को चेक करने के बाद हमको फिर से सी को 0 करना होगा, क्योंकि अगर सी 0 नहीं किया तो इसका पहले जो सी का वैल्यू था उसके साथ 1 ऐड होता जाएगा, तब तो सी का वैल्यू रॉन्ग आएगा। मतलब सी का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा, 2 से ज़्यादा ही होगा। मतलब इसके बाद ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। ओके, तो सी का वैल्यू ज़्यादा ही मतलब बढ़ता ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा अगर सी को 0 नहीं किया तो इसीलिए अगर सी 0 नहीं किया तो जो प्राइम नंबर्स वो सब ठीक है सर, समझ गए। हाँ, तो इसीलिए हमको सी को 0 करना होगा फिर से। ओके, तो अब चला रहा हूँ। अब ये सारे प्राइम नंबर्स को दिखा दिया, दैट इज 2 से लेकर 97 तक। ओके, तो यह नेस्टेड फॉर लूप से हमने प्राइम नंबर को डिस्प्ले किया। तो अगर सी को 0 नहीं किया तो ये प्राइम नंबर को नहीं दिखाएगा। इसको ऑफ कर दिया। अगर इसको चलाऊं तो किसी भी प्राइम नंबर को नहीं दिखा रहा है। ओके, क्योंकि सी का वैल्यू तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो कभी कम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नहीं दिखा रहा है। तो हम ये सी इक्वल टू 0 ये दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं, हम ये इनर फॉर लूप का ऊपर भी लिख सकता हूँ, तभी हमारा काम हो जाएगा। ओके, मतलब जब भी वो इनर फॉर लूप का अंदर जाएगा उसका पहले सी का वैल्यू हम 0 कर रहा हूँ, तभी भी एक ही बात होगा, हमारा काम हो जाएगा। और अभी भी सभी नंबर को दिखा दे रहा है। ओके, तो यह है हमारा नेस्टेड फॉर लूप से लेकर प्रोग्राम। तो हम पिछले क्लास में जो डिजिट का प्रोग्राम देखा था कि डिजिट को कैसे निकालना होगा, तो डिजिट को निकालने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज़ किया था। हम उसी को लेकर एक प्रोग्राम करते हैं अभी। दैट इज हमको चेक करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is Armstrong number or not. तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? तो सपोज इसका एक एग्जांपल है n इक्वल टू 153, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर डिजिट का अगर क्यूब करके सम करूँ तो उसका रिजल्ट ओरिजिनल नंबर ही होगा। मतलब अगर 1 क्यूब 1 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 करूं और इसको अगर एडिशन करूं तो 153 होगा। तो ऐसा नंबर को हम बोलता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अभी चेक करके बताना है कि एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इसके लिए हम तो पहले डिजिट को निकालना होगा यहाँ पर। तो हम n इक्वल टू एक वेरिएबल दे दिया और इसमें 153 स्टोर कर दिया। तो ये नंबर यूज़र के पास से भी ले सकता हूँ। और डिजिट को निकालने के लिए हम पहले जो देखा था एक व्हाइल लूप चलाना होगा और चेक करना होगा क्या n नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो हम पहले n को 10 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर को निकालना है। दैट इज दैट n परसेंटेज 10। ओके,
तो पहले हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर जो होगा वो आर के अंदर ही होगा। ओके, मतलब पहला डिजिट आ जाएगा और वो आर के अंदर स्टोर होगा। ओके, मतलब यूनिट डिजिट आर के अंदर आएगा, यूनिट डिजिट। और हम पहले इसको देखा लेता हूँ, दैट इज आर इक्वल्स टू आर। और उसके बाद हमको उस नंबर का क्वोशंट को निकालना है, दैट इज n इक्वल टू, और उसको हम n के अंदर ही रखूंगा, दैट इज n इक्वल टू n डबल स्लैश 10। तो यहाँ पर फ्लोट डिवीजन करना है, ट्रू डिवीजन नहीं। तो अगर ट्रू डिवीजन कर दिया तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फ्रैक्शन लेकर काम नहीं होगा, हमको इंटीजर नंबर चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर फ्लोट डिवीजन कर रहा हूँ। तो ये n फ्लोट डिवीजन 10 करने से क्वोशंट आएगा और n के अंदर ही स्टोर होगा। और इसको चला के दिखाता हूँ पहले। तो r इक्वल टू 3, 5 एंड 1। ओके, तो हर डिजिट को हमने निकाल दिया और इस डिजिट को हमने दिखा दिया। ओके, तो ऐसा करके हम डिजिट को निकाल सकते हैं और इसको हमने पहले दिखा दिया। और अभी इस डिजिट को ऐड करना है और ऐड करके इस एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करूँगा और क्यूब भी करना है। डिजिट को ऐड भी करना है और क्यूब भी करना है, क्यूब करके ऐड करना है। तो इसके लिए और भी एक वेरिएबल चाहिए हमको, तो एस ले लिया और इसको 0 से हम इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमको दिखाने का कुछ ज़रूरत नहीं, हम ये डिलीट कर दिया और यहाँ पर लिखूंगा एस इक्वल टू एस प्लस आर का क्यूब करना होगा। आर में ही तो डिजिट है, तो आर का क्यूब करना होगा, दैट इज आर इंटू आर इंटू आर। ओके, तो ये आर का क्यूब हो जाएगा और ये क्यूब करके हमने एस के अंदर स्टोर कर दिया। तो अगर ये नंबर 153 है तो आर के अंदर तो 153 रहेगा। तो अब तो हमारा काम हो जाएगा। और लूप से बाहर आने के बाद हमको चेक करना है कि एस का वैल्यू ओरिजिनल नंबर के साथ इक्वल हो रहा है या नहीं, मतलब n के साथ। तो हमें चेक करना कि एस डबल इक्वल टू n है या नहीं। ओके, अगर एस डबल इक्वल टू n है तो हम बोल सकता हूँ कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, मतलब इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एंड एल्स print it is not Armstrong। ओके, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को अभी चलाऊं तो यहाँ पर n का वैल्यू 153, तो अभी ये बोलेगा कि इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर इसको चला के दिखाता हूँ, अभी ये बोल रहा है कि इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन 153 तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये लूप जब खत्म हो रहा है, लूप खत्म होने के बाद n का वैल्यू क्या हो रहा है, तो ये लूप तब तक ही चलेगा जब तक n का वैल्यू 0 नहीं है, तब तक ये लूप चलेगा। और लूप खत्म होने के बाद n का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर हम n का वैल्यू डिस्प्ले करूँ, तो n इक्वल टू कॉमा n, तो अभी देख रहा हूँ कि n का वैल्यू वो क्या दिखा रहा है, n का वैल्यू वो अभी 0 दिखाएगा। ओके, n का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 होने से ही तो ये लूप खत्म होगा, इसीलिए 0 हो गया। ओके, और अगर s का वैल्यू दिखाऊं, प्रिंट s इक्वल टू कॉमा s का वैल्यू 153 होगा, s इक्वल टू 153, तो मतलब n का वैल्यू 0 एंड s का वैल्यू 153, तो ये तो कभी इक्वल नहीं होगा, इसीलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और वो एल्स में जा रहा है और दिखा रहा है कि इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यही प्रॉब्लम है इसका। तो अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करूँगा? वेरी सिंपल, ये n जो नंबर है इसका एक कॉपी लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका कॉपी ले लिया से n2 इक्वल्स टू n, तभी हमारा काम हो जाएगा। अब लूप खत्म होने के बाद
ये कंडीशन पे हमको चेक करना है एज डबल इक्वल टू एन नहीं n2 करना होगा अभी, क्योंकि n का वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन n2 में तो ओरिजिनल नंबर का कॉपी अभी भी है, तो इसके लिए एज डबल इक्वल टू n2 करना होगा। ओके, तब अगर हम n2 का वैल्यू दिखाऊं तो n2 एंड s अभी इक्वल होगा। तो अभी अगर इसको चलाऊं तो अभी n2 भी 153 है और s भी 153, और बोल रहा है कि इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो इस टाइप का प्रोग्राम में जब ऐसा बोला जाएगा कि ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना होगा, ओके, डिजिट रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा उसमें अगर बोला जा रहा है कि ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना होगा, तो अभी हमको ओरिजिनल नंबर का कॉपी लेना पड़ेगा और लूप ख़त्म होने के बाद उस कॉपी के साथ कंपेयर करना होगा। ओके, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो 0 हो जाएगा इस लूप ख़त्म होने के बाद। ओके, तो इस टाइप का प्रोग्राम में हमको जो करना होगा कि ओरिजिनल नंबर का कॉपी लेना होगा और लूप ख़त्म होने के बाद उस कॉपी के साथ ये जो सम वेरिएबल और भी कुछ हो सकता है इसके साथ कंपेयर करना होगा। कंपेयर करके देखना होगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ओके, तो एनी डाउट इस प्रोग्राम में? ओके, तो अब हमको देखना है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में कितना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके, हमने तो प्राइम नंबर डिस्प्ले किया था 1 एंड 100 के बीच में, तो लेकिन 1 एंड 100 के बीच में तो एक ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वो है 1। तो 1 खुद ही एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो एक ही नंबर है 1 एंड 100 के बीच में, और बाकी जो नंबर है वो तो सब बड़ा नंबर है। तो इसीलिए हम अभी 1 से लेकर 1000 के बीच में डिस्प्ले करूँगा कि कितना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले all the Armstrong numbers between okay, between 1 and 1000। ओके, तो अभी तो हमें और एक लूप चलाना होगा, क्योंकि हम तो एक नंबर लेकर हम काम नहीं करूँगा, हम तो 1 से लेकर 1000 तक जाना है, तो इसीलिए बाहर वाला और भी एक लूप देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आउटर लूप जो चलेगा वो चलेगा 1 से लेकर 1000 तक। तो यहाँ पर एक फॉर लूप लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करना होगा, तो इसीलिए हम फॉर लूप ले रहा हूँ। तो फॉर आई इन रेंज एंड 1 से लेकर 1000 तक, मतलब 1001 करना होगा, क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिव है। और कोलन देने के बाद ये अंदर वाला लूप जो होगा वो हम व्हाइल लूप से ही करूँगा, क्योंकि वो तो डिजिट को निकालना है। अंदर वाला लूप से हमको डिजिट को निकालना है। और लेकिन हमें अभी चेक करना होगा कि ये जो आई ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। ओके, यहाँ पर जो चेक करना होगा हमें कि वी हैव टू चेक दैट whether I is Armstrong or not. Okay, Armstrong or not। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, इस I का एक कॉपी लेना होगा। ओके, तो हम I का एक कॉपी ले रहा हूँ, दैट इज n इक्वल टू I, क्योंकि हमने तो पहला प्रोग्राम में हमने देखा था कि ओरिजिनल नंबर के कॉपी लेकर ही काम करना होगा। ओके, क्योंकि ये तो आई तो ओरिजिनल वेरिएबल है ये फॉर लूप का, तो इसको लेकर काम करने से नहीं चलेगा, इसका एक कॉपी लेना होगा। तो हम आई का एक कॉपी ले लिया एन के अंदर, और अभी हम वाइल लूप चलाऊंगा, दैट इज वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा करके। और भी एक वेरिएबल चाहिए हमारा, दैट इज एस इक्वल टू 0 समेशन करने के लिए। और वाइल n अगर नॉट इक्वल टू 0 है
तो पहले हमको डिजिट को निकालना है, दैट इज r इक्वल्स टू n%10, ओके। और इसके बाद क्यूब करके समेशन करना है, तो दैट इज s इक्वल टू s प्लस r इंटू r, ओके। और इसके बाद क्वोशंट को निकालना है, दैट इज n इक्वल टू n/10, ओके। तो अब डिजिट को क्यूब करके हम समेशन कर दिया और s के अंदर वो स्टोर हो गया। और अब व्हाइल लूप से निकलने के बाद हमको चेक करना है कि ओरिजिनल नंबर जो i है इसके साथ ये s इक्वल हो रहा है या नहीं। मतलब i अगर डबल इक्वल टू s है तो हमको बताना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग है और इसको दिखाना भी है, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग इज, तो कौन सा आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये i आर्मस्ट्रॉन्ग है, मतलब i को दिखाना है, दैट इज कॉमा देकर i, ओके। तो अगर ये प्रोग्राम को चलाऊं क्या ये सभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखाएगा? तो अगर इसको रन करूं तो ये सिर्फ एक ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा रहा है, बाकी और भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है 1 और 1000 के बीच में, लेकिन वो सब वो नहीं दिखा रहा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। पहले प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम हुआ था उसी टाइप का एक सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। पिछले प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम हुआ था, वो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स था उसको ज़ीरो करना पड़ रहा था, क्योंकि वो तो बढ़ते ही जा रहा था, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इज c। तो यहाँ पर भी ये जो s का वैल्यू ये भी बढ़ता ही जा रहा है, ओके। और ये कभी भी i के साथ इक्वल नहीं होगा सिवाय ये 1 छोड़ के, ओके, ये पहला नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, इस टाइप का सिचुएशन में ये s का वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा INS, तभी हमको पता चल जाएगा, ओके। दैट इज हम प्रिंट करके s का वैल्यू को दिखाऊं यहाँ पर और इसके साथ i को भी, ओके। तो s एंड i को हम साथ साथ डिस्प्ले कर दूंगा, दैट इज i इक्वल टू कॉमा देकर i, ओके। तो अब देख रहा हूँ s एंड i का वो क्या वैल्यू दिखा रहा है, ओके। तो हम अगर शुरू से लेकर ये चेक करूँ, पहले s एंड i इक्वल है, तो इसको अगर अच्छी तरह से देखो इस रिजल्ट को, s एंड i पहली बार इक्वल है इसीलिए मैच कर गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम शुरू हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग इज 1 दिखा दिया। तो उसके बाद i का वैल्यू जब 2 है तो s का वैल्यू 9 दिखा रहा है, तो 2 को अगर क्यूब करूं तो 8 आना चाहिए, 2 का क्यूब तो 8 है, लेकिन s का वैल्यू तो 9 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पहले का जो s का वैल्यू 1 था वो इसके साथ ऐड हो गया, ओके। 8 प्लस 1 9 हो गया, इसीलिए 9 दिखा रहा है। और इसके बाद ये जो i इक्वल टू 3 का क्यूब तो 27 होना चाहिए, तो ये तो 36 दिखा रहा है, तो 27 के साथ ये 9 ऐड हो गया, इसके लिए 36 दिखा रहा है। तो ऐसा करके ये पहले का जो s का वैल्यू वो नेक्स्ट s का वैल्यू के साथ ये ऐड होता जा रहा है, इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए किसी भी s के साथ ये i मैच नहीं हो रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही करना होगा जो हम पिछले प्रोग्राम में किए थे, दैट इज ये कंडीशन को चेक करने के बाद s का वैल्यू को 0 करना होगा। और हम ये व्हाइल लूप के ऊपर भी कर सकता हूँ, दैट इज ये s इक्वल टू 0 हम ये व्हाइल लूप के ऊपर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। जब ये व्हाइल लूप में अंदर जाएगा वो पहले s का वैल्यू 0 करके जाएगा, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी सब वो ठीक दिखा देगा, और अभी ये ठीक दिखा दिया। और अगर इसको चेक करूं, ओके, यहाँ पर
ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा दिया। 407 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और इसके पहले भी ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है 370, 371, ओके, और 153 भी है इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर है 153, ओके। तो अभी ये मैच कर गया, ये जो एस इक्वल टू 153 एंड आई इक्वल टू 153। अगर ऊपर में जाओ, ऊपर में ये जो आई इक्वल टू 2 एंड एस इक्वल टू 8 हो गया। पहले तो 9 दिखा रहा था, और यहाँ पर आई इक्वल टू 3 एंड एस इक्वल टू 27, आई का क्यूब हो गया, ओके। तो इस टाइप का प्रोग्राम में ये वैल्यू को डिस्प्ले करके हम चेक कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है, ओके। तभी हमको पता चल जाएगा। और अभी हम इसको, ये जो प्रिंट, इसको हम कमेंट कर सकता हूँ, तभी सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा देगा। ये 5 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ओके। तो यही है नेस्टेड लूप का काम। नेस्टेड लूप यूज करके हम सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा दिया, ओके। तो एनी डाउट? तो हम पिछले क्लास में फॉर के साथ एल्स का यूज देखा था, तो हम व्हाइल के साथ भी एल्स यूज कर सकता हूँ, ओके। तो एल्स हम किस किस के साथ यूज कर सकता हूँ? दैट इज यूज ऑफ एल्स, यूज ऑफ एल्स कीवर्ड। तो एल्स हम 4 जगह में, 4 जगह में यूज कर सकता हूँ। दैट इज पहले इफ के साथ यूज कर सकता हूँ, दैट इज इफ कंडीशन एंड सम स्टेटमेंट एंड एल्स कोलन देकर सम स्टेटमेंट। तो इफ के साथ अगर यूज करूं तो यहाँ पर एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ का कंडीशन फॉल्स है, तभी इफ का एल्स एग्जीक्यूट होता है, ओके। और अगर फॉर एल्स का बात करूं, से फॉर आई इन से रेंज, ओके, और 1 से 5, और फॉर के लिए एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट, और यहाँ पर अगर ब्रेक है, और एल्स सम स्टेटमेंट। तो फॉर के लिए एल्स कब एग्जीक्यूट होता है? जब फॉर के अंदर ब्रेक कभी भी एनकाउंटर्ड नहीं होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फॉर के अंदर जब ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तभी फॉर का एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर ब्रेक एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो फॉर का एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो व्हाइल के लिए भी सेम ही काम होगा, दैट इज यहाँ पर भी व्हाइल कंडीशन कोलन और स्टेटमेंट। यहाँ पर भी अगर व्हाइल के अंदर भी कभी भी ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। यहाँ पर भी स्टेटमेंट। तो फॉर के लिए जो एल्स, ये सेम लेवल में होगा, दैट इज फॉर एंड एल्स। एंड व्हाइल के लिए भी व्हाइल एंड एल्स सेम लेवल में होगा। तो व्हाइल का अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। और व्हाइल का अगर ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक बार भी अगर ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो व्हाइल का एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो मतलब ये फॉर एल्स एंड व्हाइल एल्स सिमिलर है, तो ये दोनों के लिए ही एल्स will execute only if break is not encountered, okay. Else will execute only if break is not encountered. break अगर execute नहीं हो रहा है तभी else execute होगा, okay.
और इसके बाद और भी एक सिचुएशन में हम एल्स एल्स यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन दैट इज़ ट्राई के साथ। तो ट्राई हम बाद में देखूँगा, कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो ट्राई के साथ भी हम एल्स यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमको बाद में देखना है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, 4 सिचुएशन जहाँ पर हम एल्स यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो हम व्हाइल को एक बार देख लेता हूँ। दैट इज़ यहाँ पर यूजिंग एल्स विथ व्हाइल। यहाँ पर आई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज आई इक्वल टू 1, और एक व्हाइल लूप चलाता हूँ, दैट इज व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, कोलन देकर इफ बोल दिया कि आई परसेंटेज 2 अगर इक्वल टू 0 है तो ब्रेक, और एल्स यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिखा दिया, दैट इज आई इक्वल टू कॉमा आई। और व्हाइल का सेम लेवल में हमको लिखना है एल्स, दैट इज प्रिंट एल्स एग्जीक्यूटेड। तो अभी इस प्रोग्राम में क्या एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? तो अभी एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो इफ कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करना है, दैट इज आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई का वैल्यू जब 2 होगा तब तो ये 2% 2 डबल इक्वल टू 0 ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ब्रेक भी एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम, तो अभी यहाँ पर एक टेबल करता हूँ, दैट इज पहले आई, और आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, एंड कंडीशन आई परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0 एंड आउटपुट। तो पहले ये आई इक्वल टू 1 ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब आई का वैल्यू हो गया 1, और इसके बाद ये व्हाइल कंडीशन चेक होगा, दैट मीन्स आई लेस देन और इक्वल टू 5। तो आई का वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। ओके, मतलब कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल अंदर में चला जाएगा और ये इफ कंडीशन चेक होगा, मतलब आई परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0 और नॉट। आई का वैल्यू 1, तो 1% 2 क्या डबल इक्वल टू 0? नो, कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब ब्रेक अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कंट्रोल जाएगा इस प्रिंट स्टेटमेंट में, और ये आई का वैल्यू वो दिखा देगा, दैट इज आई का वैल्यू होगा आई इक्वल टू 1, और इसके बाद आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, मतलब आई का वैल्यू होगा 2, और फिर से कंट्रोल जाएगा यहाँ से इस कंडीशन पे, और फिर से चेक कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मतलब ये कंडीशन पे, ओके व्हाइल का कंडीशन पे, तो मतलब हम चेक कर रहा हूँ 2 का वैल्यू क्या 5 से कम और इक्वल है? यस, 2 इज लेस देन 5, मतलब कंडीशन ट्रू। तो कंट्रोल फिर से अंदर में जाएगा और चेक कर रहा हूँ आई परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0 और नॉट। तो आई का वैल्यू तो 2 है, दैट इज 2% 2 क्या डबल इक्वल टू 0? यस, 2% 2 डबल इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन ट्रू हो गया, और मतलब उसका अभी ब्रेक मिलेगा। तो ब्रेक मिलने से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? टोटल व्हाइल ब्लॉक के व्हाइल लूप के बाहर, और यहाँ से वो नीचे चलता रहेगा अगर कुछ है तो
तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ये जो एल्स स्टेटमेंट ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा आउटपुट होगा i इक्वल टू 1। अब इसको चला रहा हूँ, दैट इज i इक्वल टू 1, एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो एल्स एग्जीक्यूट करने के लिए ये ब्रेक को ऑफ करना होगा। तो हम अगर ऐसा कंडीशन दूं कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, तो तभी ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा कर दूं कि i परसेंटेज 12 डबल इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये तो कंडीशन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब ब्रेक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ये व्हाइल लूप पूरा चलेगा और ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अब ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, तब i का वैल्यू सभी को दिखाएगा, i से 1 से लेकर 5 तक सभी वैल्यू को वो प्रिंट करेगा, और लास्ट में ये एल्स एग्जीक्यूटेड ये भी आएगा। अब इसको चलाऊं, ये सारे i का वैल्यू दिखा दिया 1 से लेकर 5 तक, और एल्स भी एग्जीक्यूट हो गया। तो इसका मतलब एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ब्रेक अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, तो अब हम व्हाइल लूप से ऐसा करके एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फॉर लूप में तो दो ही लूप है, दैट इज फॉर एंड व्हाइल। तो हम सभी को कर चुका हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज लिस्ट ऑपरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमको लिस्ट लेकर ही काम करना है। तो लिस्ट के ऊपर जो दो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, दैट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो ये सभी ऑर्डर्ड कलेक्शन के ऊपर ही होता है, मतलब लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। ओके, तो अगर एक बार समझ लिया लिस्ट के ऊपर, और बाकी जो स्ट्रिंग एंड टपल है उसके ऊपर सेम तरीके से वो काम करेगा, कोई डिफरेंस बिहेवियर नहीं है, सभी में सेम टेक्निक में ही वो काम करेगा। तो अभी हमको यूज करना है लिस्ट का इंडेक्सिंग। ओके, तो हम एक लिस्ट को ले लेता हूँ, दैट इज l इक्वल्स टू, तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये हम 6 आइटम्स ले लिया। तो पाइथन में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउड है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग चलता है लेफ्ट टू राइट, एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग चलता है राइट टू लेफ्ट। मतलब यहाँ पर पहला जो आइटम इसका इंडेक्स होगा 0, तो ये इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और चलता है 1 2 3 करके लेफ्ट टू राइट। तो पहला आइटम का इंडेक्स 0, और दूसरा आइटम का इंडेक्स 1, और तीसरे का 2, और इसके बाद 3, इसके बाद 4 एंड 5। और यह है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। एंड जो नेगेटिव इंडेक्सिंग ये होगा राइट टू लेफ्ट, मतलब एकदम लास्ट आइटम जो है इसका इंडेक्स होगा -1, और इसके बाद होगा -2, और इसके बाद होगा -3, और इसके बाद -4, और इसके बाद -5, और इसके बाद -6। यह है नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट। तो अब हम क्या करने जा रहा हूँ, हम इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूँ। तो इंडेक्सिंग से हम क्या कर सकता हूँ, दैट इज इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग से हम जो काम कर सकता हूँ, नंबर 1, हम आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ।
that is we can number 1 एक्सेस आइटम्स। एक्सेस का मतलब डिस्प्ले करना। ओके, एक्सेस मीन्स टू डिस्प्ले। और जो नेक्स्ट काम है नंबर 2, नंबर 2 इज हम आइटम को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, दैट इज मॉडिफाई आइटम्स। ओके, और नंबर 3 लिस्ट, तो म्यूटेबल आइटम, म्यूटेबल कलेक्शन है, तो हम पहले से ही देख चुका हूँ, तो हम ओरिजिनल आइटम को हम मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, लिस्ट एक म्यूटेबल कलेक्शन है, तो हम इसका ओरिजिनल आइटम को यहाँ पर ही मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इसीलिए नंबर 2 जो हम कर सकता हूँ, आइटम को मॉडिफाई कर सकता हूँ। और नंबर 3 आइटम को डिलीट भी कर सकता हूँ, दैट इज डिलीट आइटम्स। तो लेकिन यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट वो है, सब तो कर सकता हूँ लेकिन एट ए टाइम हम एक ही आइटम के ऊपर ये सब काम कर सकता हूँ। दैट इज ये जो 3 काम हम करूँगा, दैट इज ये हमको याद रखना है कि ओनली ऑन वन आइटम एट ए टाइम। ओके, एक साथ हम एक ही आइटम के ऊपर कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं। यही है इंडेक्सिंग का प्रॉपर्टी। अगर एक एट ए टाइम एक से ज़्यादा आइटम के ऊपर ये काम करना है, तो हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज स्लाइसिंग, तो यहाँ बाद में देख रहा हूँ, उससे वो काम करना होगा। ओके, दैट इज यही 3 जो काम अगर सिर्फ एक ही आइटम के ऊपर करना है तो हमको यूज़ करना है इंडेक्सिंग, और अगर यही काम एक से ज़्यादा आइटम के ऊपर करना है तो हमको यूज़ करना है स्लाइसिंग, वो हम बाद में देख रहा हूँ। ओके, तो मतलब हमारा अभी जो काम है वो है आइटम को डिस्प्ले करना, मतलब एक्सेस करना, और आइटम को मॉडिफाई करना, और आइटम को डिलीट करना। यही 3 काम हम अभी हमको करना है यूजिंग इंडेक्सिंग। तो लिस्ट एक म्यूटेबल कलेक्शन है, हम ओरिजिनल आइटम को चेंज कर सकता हूँ, मतलब मॉडिफाई डिलीट सभी काम कर सकता हूँ। और अगर इंडेक्सिंग यूज़ करना है तो हम एक आइटम के ऊपर ये सब काम कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं। ओके, तो पहले हमको आइटम को एक्सेस करना है, तो वो हम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग से कर सकता हूँ। तो हमको बताना होगा पाइथन को कि हमको कौन सा आइटम चाहिए, तो हम तो वो नंबर से ही बताऊंगा। ओके, तो वही बताने के लिए हमको ये नंबर का ज़रूरत है कि कितना, कौन सा आइटम चाहिए हमको, ये 10, 20, 30, 40 कौन सा आइटम। तो इसी को बताने के लिए ये नंबर दिया गया, मतलब इंडेक्स नंबर। तो पहले हमको एक्सेस करना है, दैट इज पहला जो काम, एक्सेसिंग और डिस्प्ले। तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमको पहले लिखना है लिस्ट का नाम, दैट इज एल, और उसके बाद देना है एक स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बोलना है इंडेक्स नंबर। ओके, मतलब हम अगर बोल रहा हूँ कि 2, तो वो कौन सा आइटम दिखाएगा, लिस्ट, मतलब एल स्क्वायर ब्रैकेट में 2, तो एल ऑफ 2 ऐसा हम बोल सकता हूँ, L2 और L ऑफ 2, कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब L ऑफ 2 अगर किया है तो वो 2 नंबर इंडेक्स में जो आइटम है उसको दिखाएगा, मतलब 30। अगर इसको चलाऊं, अभी 30 को दिखा दिया। ओके, तो ये हम ये नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकता हूँ, मतलब अगर L ऑफ -4 बोल रहा हूँ तो अभी एक ही काम होगा, -4 भी यही नंबर का इंडेक्स, दैट इज 30, तो यहाँ पर भी 30 दिखाएगा। ओके, तो अगर अभी -1 बोल रहा हूँ, L ऑफ -1, तो -1 का जो नंबर दैट मीन्स 60, अभी वो 60 को दिखाएगा, दैट इज 60। ओके, तो अगर -6 बोल दूँ तो वो 10 को दिखाएगा,
-6 का जो वैल्यू दैट इज 10। तो ऐसा करके हम इंडेक्स बोलकर किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन एट ए टाइम एक आइटम, एक से ज़्यादा नहीं। तो अभी तक तो हम ऐसा इंडेक्स दे रहा हूँ जो इंडेक्स यहाँ पर है। तो अगर ऐसा कुछ इंडेक्स बोल दूँ जो यहाँ पर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर 100 बोल दिया, एल ऑफ 100, तब क्या होगा? तब इमीडिएटली पाइथन एक एरर देगा। उस एरर है इंडेक्स एरर। ओके, अगर इसको चलाऊं तो इमीडिएट वो एरर देगा, दैट इज इंडेक्स एरर। इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब ये इंडेक्स रेंज का बाहर चला गया, ये इंडेक्स यहाँ पर नहीं है। तो हमको ये बात याद रखना होगा, ऐसा कोई इंडेक्स हमको नहीं देना है जो लिस्ट में नहीं है, तो तभी ऐसा एरर आएगा। इसका नाम इंडेक्स एरर। ओके, तो ये बात हमको याद रखना है। मतलब इंडेक्सिंग में, जब हम इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तब ऐसा कोई इंडेक्स अगर दे दिया जो लिस्ट में नहीं है, तब पाइथन इंडेक्स एरर देगा। ओके ओके, तो अब ये हम ऐसा करके एक्सेस कर लिया, मतलब डिस्प्ले कर लिया। तो जब डिस्प्ले कर रहा हूँ तब तो कोई चेंज होने का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हम एक्सेस कर रहा हूँ। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट वो है मॉडिफाई आइटम। तो हम अगर आइटम को चेंज करना चाहता हूँ तो अभी इंडेक्स यूज़ कर सकता हूँ। तो हम अगर ऐसा लिख रहा हूँ कि L of 2 इक्वल्स टू से 500, तो हम ऐसा करके आइटम को मॉडिफाई कर सकता हूँ। मतलब दो नंबर, दो इंडेक्स का जो आइटम मतलब 30, इसको हम चेंज करके 500 करना चाहता हूँ। तो हम ऐसा लिखूंगा कि L of 2 इक्वल्स टू 500। तो ये 30 अभी मॉडिफाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 500। तो अगर लिस्ट को दिखाऊं तो प्रिंट ऑफ L बोल सकता हूँ, तभी वो लिस्ट को दिखा देगा। मतलब लिस्ट के अंदर जो पूरा आइटम है, सभी आइटम को एक साथ दिखा देगा प्रिंट L करने से। तो अगर इसको दिखाऊं तो ये सभी आइटम को दिखा दिया। जो सेकंड जो इंडेक्स था उसका वैल्यू अभी 500 हो गया। तो इसीलिए लिस्ट को हम म्यूटेबल कलेक्शन बोलता हूँ, क्योंकि लिस्ट का जो ओरिजिनल आइटम ये हम मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसीलिए लिस्ट है म्यूटेबल। तो हम ऐसा करके और भी आइटम चेंज कर सकता हूँ। से L of -1 इक्वल टू से 1000 कर दिया। -1 में 60 है अभी, तो वो 60 अभी मॉडिफाई होकर हो जाएगा 1000। तो फिर से हम प्रिंट दे दिया, प्रिंट ऑफ L, तो अभी वो भी चेंज हो जाएगा। लास्ट आइटम 1000 हो गया। ओके, तो ऐसा करके हम आइटम को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन एट ए टाइम एक ही आइटम को हम चेंज कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं। यही है इंडेक्सिंग। ओके, और इसके बाद लास्ट जो ऑपरेशन दैट इज डिलीट आइटम। तो हम डिलीट भी कर सकता हूँ इंडेक्सिंग को यूज़ करके। तो डिलीटिंग के लिए हम जो कमांड यूज़ करूँगा दैट इज del। ओके, तो del एक वर्सेटाइल कमांड है। ये del यूज़ करके हम किसी भी आइटम को डिलीट कर सकता हूँ, नॉट ओनली लिस्ट। ओके, एनी आइटम, हम जो चाहे आइटम को डिलीट कर सकता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल कमांड है। तो डिलीट से del कमांड से हम किसी भी आइटम को डिलीट कर सकता हूँ। तो हम अगर नॉर्मल आइटम का बात करूँ, से x इक्वल टू 10, एक वेरिएबल में हमने 10 स्टोर कर दिया, और अगर हमने लिखा कि del x, तो अब ये x डिलीट हो जाएगा। और अगर हम प्रिंट x करूँ तो इमीडिएटली एरर आएगा। ओके, मतलब ये x नाम का कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में नहीं रहेगा। तो अब पाइथन एक एरर देगा, इसका नाम है नेम एरर। अगर इसको चलाऊं, ये एरर दे रहा है नेम एरर, दैट मीन्स नेम x इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम x को अभी डिलीट कर चुका हूँ। तो किसी भी आइटम को हम डिलीट कर सकता हूँ। ये म्यूटेबल इम्यूटेबल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये x तो इम्यूटेबल आइटम है, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू, ये तो इम्यूटेबल है, तभी हम डिलीट कर सकता हूँ। और अगर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, से x इक्वल टू से पाइथन, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूँ, ओके, स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, del x, तभी वो सेम एरर आएगा, दैट इज नेम एरर। इसको भी अगर चलाऊँ, सेम एरर, दैट इज नेम एरर, ओके। तो इसी का मतलब है ये del कमेंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता हूँ, चाहे म्यूटेबल इम्यूटेबल कुछ भी हो, ओके। तब ये सेम तरीके से हम ये लिस्ट के अंदर जो आइटम है इसको भी हम डिलीट कर सकता हूँ यूजिंग del। तो हम अभी वही करना है, दैट इज यहाँ पर जो आइटम्स है, सपोज हम यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ, दैट मीन्स से ये जो 3 इंडेक्स में जो आइटम है दैट इज 40, इसको हम डिलीट करना चाहता हूँ, दैट इज अभी हम नंबर 3 को कर रहा हूँ, दैट इज डिलीटिंग आइटम। तो अभी हम बोल रहा हूँ कि del l ऑफ 3, ओके, 3 इंडेक्स में जो आइटम है मतलब 40, इसको हम डिलीट करना चाहता हूँ। और इसके बाद अगर प्रिंट l दे दूंगा तो अभी ये थर्ड जो एलिमेंट 40 है रिमूव हो जाएगा, बाकी सब आइटम तो रहेगा, ओके। ये 30, ये जो 40 था ये रिमूव होगा, 10 20 30 50 60, ओके, ये 5 आइटम अभी है। तो और भी हम डिलीट कर सकता हूँ, दैट इज del ऑफ l ऑफ से 1, ओके। तो यहाँ पर अभी हमको याद रखना होगा कि हमने तो एक आइटम डिलीट कर चुका हूँ, और डिलीट करने से क्या होगा, इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगा, मतलब उसका बाद जो आइटम था वो तो पहले आ जाएगा, मतलब 50 जो नंबर 4 में था वो 3 इंडेक्स में आ गया, ओके, 0 1 2 3, और 60 जो 5 में था वो 4 में आ गया, इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगा, ये हमें याद रखना होगा। तो पहला आइटम तो ठीक है, अभी जहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ उसके बाद चेंज होगा, उसके बाद जो आइटम्स है उसका इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगा, उसका पहले जो आइटम है वो तो सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मतलब ये 10 20 तो सेम ही जगह पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम अगर L1 कर रहा हूँ तो ये 20 डिलीट हो जाएगा, और अगर प्रिंट दे दिया कि प्रिंट L, अब ये 20 डिलीट हो जाएगा, ओके, 20 डिलीट होगा, 10 30 50 एंड 60, ओके। तो अगर ये नंबर 3 इंडेक्स का जो आइटम ये डिलीट करने के बाद अगर ये 60 और 50 इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो हमको देख लेना होगा कि चेंज होने के बाद ये इंडेक्सिंग, नया इंडेक्स क्या हुआ है, इसको हमें देख लेना होगा। तो हमने तो ये डिस्प्ले कर चुका हूँ, तो इसको अभी हटा दिया। ये 3 इंडेक्स का आइटम डिलीट करने के बाद हमारा जो इंडेक्सिंग हुआ है 0 1 2 3 4, तो मतलब अगर 60 को डिलीट करना है तो हमें लिखना है कि L ऑफ 4, ओके। तो पहले तो 60 का इंडेक्स 5 था, तो लेकिन अभी लिखना है कि 4, क्योंकि इंडेक्स बदल चुका है। तो अब अगर प्रिंट L दे रहा हूँ तो अभी ये 60 डिलीट हो जाएगा, ओके, 60 डिलीट हो गया, 10 20 30 एंड 50, ओके। तो ऐसा करके हम डिलीट कर सकता हूँ, और एक ही लाइन पे भी कर सकता हूँ, ओके। ये ऐसा मतलब नहीं है कि बार बार देना पड़ेगा हर लाइन पे, हम एक ही लाइन पे भी कर सकता हूँ। मतलब हम ऐसा लिख सकता हूँ कि del L ऑफ 3 कॉमा L ऑफ 4, ओके, कॉमा देकर ऐसा जितना चाहे बोल सकता हूँ, ओके, जब तक बोलना पॉसिबल है, मतलब जब तक आइटम है तब तक। हम 2 आइटम ही डिलीट कर रहा हूँ, दैट इज L3 एंड L4। तो एक ही काम होगा, पहले ये L3 डिलीट होगा, और उसके बाद जो डिलीट करने के बाद जो नया इंडेक्सिंग होगा
उसको यूज़ करके वो L4 को डिलीट करेगा। ओके, तो मतलब अभी तो सेम ही होगा जो पहले हम कर रहा था, दैट इज़ पहले L3 मतलब 40 डिलीट होगा, उसके बाद L4 60 तो 4 में आ जाएगा, 60 डिलीट होगा। ओके, तो 10 20 30 एंड 50। ओके, तो 40 एंड 60 डिलीट हो चुका है। तो ऐसा करके हम एक ही लाइन पे ये del कमेंट यूज कर सकता हूँ। ओके, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? L4 का वैल्यू 50 है ना? हाँ, कौन सा? L4। हाँ, N4 का वैल्यू तो पहले 50 था, लेकिन अभी ये नंबर 3 को डिलीट करने के बाद वो तो एक प्लेस पहले आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 50 अभी 3 में आ जाएगा और 64 में आ जाएगा। ओके, ये 40 डिलीट करने के बाद। ओके, तो अगर इसको डिस्प्ले करूं del L3 करने के बाद, ओके, तो पहले एक बार डिस्प्ले करके दिखा लेता हूँ कि पहले क्या था, प्रिंट L, और डिलीट करने के बाद इंडेक्सिंग क्या हुआ। पहले ऐसा था और अभी डिलीट करने के बाद जो हुआ है, ये नंबर एक स्टेप पहले आ गया, शिफ्ट हो गया। ये 30 तक तो ठीक है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन 50 अभी ये 40 का जगह आ गया और 60 50 के जगह आ गया। ओके, तो ये आइटम एक प्लेस करके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो इसी को हमको देखकर हमको जो नेक्स्ट आइटम को डिलीट करना है, मतलब इंडेक्सिंग अभी चेंज हो गया। ओके, अब तो 5 ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, अभी तो इंडेक्स कम हो गया, हम तो अभी 5 नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि 5 ऐसा कोई इंडेक्स तो अभी नहीं है। मतलब अगर हमें ऐसा दे दिया कि del L of 5, तो अभी इमीडिएटली एरर आएगा, क्योंकि अभी 5 ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है। तो अभी इंडेक्स एरर आएगा कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, ये 5, हाँ, तो ये हमको देख लेना है ये डिलीट करने के बाद कि नया इंडेक्स क्या हो रहा है, ये देखकर ही हमको नेक्स्ट कमेंट को देना है, अदरवाइज ही इंडेक्स एरर आ जाएगा। ओके, तो यही है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग यूज करके हम देख रहा हूँ कि आइटम एक्सेस कर सकता हूँ, मॉडिफाई एंड डिलीट सभी कर सकता हूँ, लेकिन एक ही आइटम के ऊपर, ये हमको याद रखना होगा। ओके, तो अब हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, दैट इज स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग है इंडेक्सिंग का ऊपर, ये इंडेक्सिंग का जो प्रॉब्लम और लिमिटेशन, मतलब इंडेक्सिंग एक ही आइटम के ऊपर काम कर रहा है, इसको ओवरकम कर रहा है, दैट इज वो एक से ज़्यादा आइटम को लेकर काम कर सकता है। दैट इज आप जा रहा हूँ स्लाइसिंग पे। तो स्लाइसिंग में हम यही काम कर सकता हूँ, लेकिन एट ए टाइम एक से ज़्यादा आइटम के ऊपर, दैट इज मोर देन वन आइटम एट ए टाइम। ओके, यही है इसका एडवांटेज स्लाइसिंग का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है और बहुत ही एडवांटेजियस और बहुत ही इजी ऑपरेशन और बहुत ही पावरफुल। ये हम सभी जगह में एक्सेस कर सकता हूँ, और इसमें प्रोग्राम का जो कोड ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम को छोटा कर सकता है। जो काम हम आई मीन C++ और जावा में एक प्रोग्राम लिख कर करता हूँ, ये स्लाइसिंग एक ही लाइन पे ये कर देगा, कोई प्रोग्राम लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही पावरफुल ऑपरेशन है। ओके, तो हम अभी उसी को देखना है कि ये स्लाइसिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पर तो एक ही काम करूँगा, दैट इज़ पहले एक्सेस करना है। तो स्लाइसिंग का पहले रूल को समझना है कि स्लाइसिंग काम कैसे करता है।
दैट इज यहाँ पर। तो स्लाइसिंग के साथ फॉर लूप का जो रेंज हमने यूज़ किया था इसका थोड़ा सा सिमिलरिटी है। तो इसके लिए पहले रेंज का जो सिंटैक्स था, मतलब पैरामीटर था, उसको फिर से बोल रहा हूँ एक बार। रेंज का तो 3 पैरामीटर था, वो है स्टार्ट, कॉमा स्टॉप एंड स्टेप। ओके, ये 3 पैरामीटर था रेंज के लिए। ओके, और यहाँ पर जो स्टॉप, जो मिडिल वाला जो पैरामीटर, ये था मैंडेटरी। ओके, ये स्टॉप पैरामीटर था मैंडेटरी यहाँ पर, और बाकी 2 पैरामीटर था ऑप्शनल, ये मैंडेटरी। ओके, और बाकी 2 पैरामीटर मतलब स्टार्ट एंड जो स्टेप है ये ऑप्शनल था, दैट इज ऑप्शनल, और ये स्टेप भी ऑप्शनल। ओके, ये भी ऑप्शनल। तो अब आता हूँ स्लाइसिंग पे। तो अगर हमारा जो लिस्ट है वो ऐसा, ओके, ये हमारा लिस्ट। तो स्लाइसिंग करने के लिए भी पहले लिस्ट का नाम और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट को देना है, और इसका जो सिंटैक्स वह यहाँ पर 2 कोलन है। ओके, 2 कोलन, और पहला कोलन के लेफ्ट साइड में देना है स्टार्ट, और मिडिल वाला में स्टॉप का सेम पैरामीटर, और इसके बाद है स्टेप। ओके, सेम पैरामीटर, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ पर सभी पैरामीटर ऑप्शनल है। ओके, ऑल आर ऑप्शनल। ओके, ऑल पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। ओके, किसी भी एक मैंडेटरी नहीं है। तो लेकिन एक यहाँ पर ऑप्शन मैंडेटरी है कि यहाँ पर एक जो एक कोलन हमको देना पड़ेगा। पैरामीटर तो ऑप्शनल है, लेकिन एक कोलन हमको देना है, दैट इज 1 कोलन इज मैंडेटरी, ओके, ये हमको याद रखना होगा। ओके, अगर एक कोलन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? वो इंडेक्सिंग हो जाएगा। ओके, अगर इफ वी do not give the colon, don't give any colon, then वो क्या हो जाएगा? then it will be indexing। ओके, ये बात हमको याद रखना होगा। अगर किसी भी कोलन हमने नहीं दिया तो पाइथन क्या समझ लेगा कि वो इंडेक्सिंग हो रहा है, ऐसा समझ लेगा। इसीलिए एक कोलन हमको देना ही होगा अगर हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं तो। ओके, और बाकी सब पैरामीटर ऑप्शनल है, और 2 कोलन देने से क्या होगा वो हम बाद में देख रहा हूँ। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जानना होगा कि स्लाइसिंग का रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट ऑफ स्लाइसिंग मतलब इसका आउटपुट क्या होगा? रिजल्ट ऑफ स्लाइसिंग इज, अगर ये डिपेंड कर रहा है हम किसके ऊपर स्लाइसिंग कर रहा है। ओके, रिजल्ट ऑफ स्लाइसिंग, तो अगर हम लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग कर रहा हूँ, स्लाइसिंग ऑन लिस्ट, तब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा एक नया लिस्ट, न्यू लिस्ट, एक नया लिस्ट क्रिएट होगा। और अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग कर रहा हूँ, स्लाइसिंग ऑन स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग के ऊपर भी स्लाइसिंग कर सकता हूँ क्योंकि ये भी तो सीक्वेंस है। ओके, ये स्लाइसिंग सीक्वेंस का प्रॉपर्टी है, मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन का प्रॉपर्टी है। तो हम लिस्ट के ऊपर भी कर सकता हूँ, स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकता हूँ, और टपल के ऊपर भी कर सकता हूँ। तो अगर स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग कर रहा हूँ तो नया स्ट्रिंग क्रिएट होगा, और अगर हम टपल के ऊपर कर रहा हूँ, स्लाइसिंग ऑन टपल, तो नया टपल क्रिएट होगा। ओके,
तो ये हमको याद रखना होगा कि इसका जो आउटपुट मतलब स्लाइसिंग का जो रिजल्ट, अगर लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग कर रहा हूँ तो नया लिस्ट क्रिएट होगा, स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग करने से नया स्ट्रिंग क्रिएट होगा, और टपल के ऊपर स्लाइसिंग करने से नया टपल क्रिएट होगा। तो अभी तो हम लिस्ट के ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नया लिस्ट क्रिएट होगा। ओके, ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब आता हूँ इस पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पर तो सारे पैरामीटर बोल रहा हूँ कि ऑप्शनल। तो तब तो क्वेश्चन है कि अगर किसी भी पैरामीटर नहीं दिया तो उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होना चाहिए। तो अगर रेंज का बात करूँ, तो अगर हमने स्टार्ट का वैल्यू नहीं दिया तो उसका वैल्यू डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा था, उसका वैल्यू 0 हो रहा था। और स्टेप का वैल्यू क्या हो रहा था, स्टेप का वैल्यू हो रहा था 1। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, स्टार्ट का वैल्यू होगा 0 एंड स्टेप का वैल्यू 1। ओके, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट का वैल्यू होगा 0 एंड स्टेप विल बी 1। और स्टॉप का वैल्यू क्या होगा, हम तो बोल रहा हूँ कि स्टॉप भी ऑप्शनल है, तो ये भी अगर नहीं दिया तो स्टॉप का वैल्यू डिपेंड करेगा स्टेप के ऊपर। ओके, तो अगर स्टेप पॉजिटिव है, ओके, तो यहाँ पर स्टॉप विल बी व्हाट, यह है क्वेश्चन। ये स्टॉप डिपेंड्स ऑन द स्टेप, यह है पॉइंट, दैट इज स्टॉप डिपेंड्स ऑन द स्टेप। ओके, तो वो कैसे। ओके, तो अब अगर ऐसा किया कि स्टॉप, ओके, अगर यहाँ पर स्टेप इज पॉजिटिव है, ओके, स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव दो भी हो सकता है। जब रेंज में जैसा होता था, रेंज में भी तो ऐसा ही होता था कि स्टेप तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता था। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो अगर स्टेप पॉजिटिव है तो स्टॉप क्या होगा, स्टॉप का वैल्यू होगा, स्टॉप इज इक्वल टू लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, तो और एक बात, ये स्टॉप एक्सक्लूसिव है। जैसे रेंज में होता था, रेंज में भी तो स्टॉप एक्सक्लूसिव था, यहाँ पर भी स्टॉप एक्सक्लूसिव है। स्टॉप इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब इसको छोड़ के काउंट करना होगा। और स्टार्ट है इंक्लूसिव, ओके, स्टार्ट इज इंक्लूसिव। ओके, इसको एज्यूम करके ही काउंट करना होगा। ओके, और स्टॉप को छोड़ के काउंट करना होगा। ये है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। तो अगर स्टेप पॉजिटिव है तो स्टॉप होगा लेंथ ऑफ लिस्ट, मतलब लेंथ -1 हमको एज्यूम करना होगा, दैट इज एज्यूम लेंथ -1। ऐसा हमें एज्यूम करना होगा क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिव है, तो लेंथ -1 हमें एज्यूम करना होगा। तो लेंथ ऑफ लिस्ट ये क्या होता है, तो लेंथ ऑफ लिस्ट मतलब लिस्ट में कितना आइटम है। लेंथ ऑफ लिस्ट दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, यही है लेंथ। ओके, तो हम इसको लेन जो फंक्शन है, लेन नाम का फंक्शन है लिस्ट का, उस फंक्शन से हम उसको देख सकता हूँ। मतलब ये लिस्ट का जो लेंथ है हम इसको देख सकता हूँ ऐसा करके कि प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट इज, हम यहाँ पर लेंथ फंक्शन यूज कर सकता हूँ और ब्रैकेट में देना है किसका लेंथ चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का नाम। ओके,
लेन ऑफ एल, अगर इसको दे दिया तो यहाँ पर 6 आइटम है, वो दिखाएगा 6। ओके, लेंथ ऑफ लिस्ट इज 6। तो एक लिस्ट के अंदर जितना आइटम रहेगा वही होगा नंबर ऑफ आइटम्स और लेंथ। तो अब हम जो कह रहा हूँ कि स्टॉप होगा लेंथ माइनस 1, मतलब इस लिस्ट में जितना आइटम होगा उसमें से एक कम होगा। मतलब यहाँ पर 6 आइटम है, 6 माइनस 1 मतलब 5 होगा इसका स्टॉप वैल्यू, और स्टार्ट का वैल्यू होगा 0। ओके, अगर स्टेप पॉजिटिव है तो स्टॉप का वैल्यू होगा लेंथ माइनस 1, और अगर स्टेप नेगेटिव है तब क्या होगा? इफ स्टेप इज नेगेटिव तब क्या होगा? तब स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही चेंज हो जाएगा। ये ओके, स्टार्ट का वैल्यू 0 एंड स्टॉप का वैल्यू लेंथ माइनस 1 कब होगा? जब स्टेप का वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर स्टेप का वैल्यू नेगेटिव है तब क्या होगा? तब स्टार्ट क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा -1। ओके, तो ये -1, ये हमने जो इंडेक्सिंग देखा था, ये लास्ट आइटम का -1, ये -1 नहीं है, ये स्टार्टिंग साइड से -1 है। ओके, ये -1 के साथ ये जो इंडेक्स -1, इसको कंफ्यूज मत करना। ओके, तो ये -1 शुरू से हम काउंट कर रहा हूँ, ऐसा -1, ऐसा करके सोचना होगा। ओके, और अभी क्या हो जाएगा? ये स्टार्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव। ओके, मतलब उल्टा करके सोचना पड़ेगा। अभी स्टार्ट हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव। ओके, मतलब अभी हम -1 नहीं कर सकता हूँ, अभी हमको एज्यूम करना होगा दैट इज स्टार्ट +1। ओके, ऐसा एज्यूम करना होगा। मतलब ये जो हो जाएगा अल्टीमेटली -1 +1 मतलब 0। ओके, -1 +1 इक्वल टू 0। स्टार्ट +1 ऐसा एज्यूम करना होगा। ओके, और मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। स्टेप अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, और अगर स्टेप पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर डायरेक्शन विल बी लेफ्ट टू राइट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, दैट इज डायरेक्शन विल बी लेफ्ट टू राइट। और अगर स्टेप नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी राइट टू लेफ्ट। ओके, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ये भी हमको याद रखना है। इसका मतलब राइट से लेफ्ट तक जाना होगा अगर स्टेप नेगेटिव है तो तब क्या होगा कि स्टार्ट अभी एक्सक्लूसिव हो जाएगा और ये जो स्टॉप ये अब इंक्लूसिव हो जाएगा। ओके, तो स्टॉप क्या हो जाएगा? ये अब इंक्लूसिव हो जाएगा। ओके, स्टॉप इंक्लूसिव हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज लेंथ -1। ओके, तो ये हमारा रूल है। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल। तो एक बार फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर 3 पैरामीटर दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, और तीनों पैरामीटर ही ऑप्शनल है। सिर्फ एक कोलन मैंडेटरी है, एक कोलन हमको देना ही होगा। अगर नहीं दिया तो पाइथन समझेगा कि हम इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, स्लाइसिंग नहीं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये 3 पैरामीटर। तो अगर स्टेप का वैल्यू पॉजिटिव है तो तब क्या क्या वैल्यू होगा? स्टेप का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो तब स्टॉप का वैल्यू होगा लेंथ -1 एंड स्टार्ट का वैल्यू होगा 0। ओके,
और डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन का मतलब पाइथन सर्च करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन कि आइटम कहाँ पर है। तो पाइथन को तो सर्च करना पड़ेगा कि आइटम कहाँ पर है। तो पाइथन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सर्च करेगा कि आइटम कहाँ पर है। ओके। लेकिन अगर स्टेप का वैल्यू नेगेटिव है तो पाइथन सर्च करेगा उल्टा डायरेक्शन में, मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में पाइथन सर्च करेगा कि आइटम कहाँ पर है। तो तब स्टार्ट का वैल्यू हो जाएगा -1 और वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, मतलब -1 + 1 हमें सोचना पड़ेगा अभी। स्टार्ट +1 और इसका मतलब -1 + 1 वो 0 हो जाएगा। ओके। और स्टॉप हो जाएगा इंक्लूसिव, उसका वैल्यू होगा लेंथ -1। ओके। तो ये रूल हमें परफेक्टली याद करके चलना है। तो अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखता हूँ तब ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले एक्सेस करूँगा और उसके बाद हम मॉडिफाई एंड डिलीट करूँगा। तो नंबर 1 इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स। तो हमने जो कहा कि हम प्रिंट में लिखता हूँ प्रिंट एल ऑफ। तो अगर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया तो इसके अंदर हमें अभी तो स्लाइसिंग करना है, तो इसके लिए कोलन देना मैंडेटरी है। ये कोलन देने से पाइथन समझेगा कि हम स्लाइसिंग कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग नहीं। तो और भी एक पॉइंट है यहाँ पर कि स्लाइसिंग में हम कुछ भी इंडेक्स बोल सकता हूँ, कोई एरर नहीं होगा जो इंडेक्सिंग में होता है। इंडेक्सिंग में तो हमने ऐसा देखा था कि अगर 100 दे दिया 200 तो इमीडिएटली पाइथन एरर देगा कि ऐसा इंडेक्स नहीं है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर स्लाइसिंग कर रहा हूँ तब हम यहाँ पर किसी भी नंबर बोल सकता हूँ, कोई एरर नहीं होगा, ये गारंटी है। ओके। तो हम ये भी देख रहा हूँ कि अगर किसी भी इंडेक्स बोल दूँ तो रिजल्ट क्या होगा, कोई एरर नहीं होगा, ये गारंटी। तो रिजल्ट क्या होगा वो हम बाद में देख रहा हूँ। तो तब रिजल्ट क्या होगा। तो अब हम क्या दिया है, एल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड कोलन। हमने तो बोला कि एक कोलन मैंडेटरी है स्लाइसिंग करने के लिए, तो हमने कोलन दे दिया। तो अब क्वेश्चन है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमने तो बोला कि सभी पैरामीटर ऑप्शनल। तो अगर सभी पैरामीटर हमने कुछ पैरामीटर नहीं दिया तो हमको समझ लेना है कि यहाँ पर स्टेप का वैल्यू क्या है। स्टेप का वैल्यू अभी 1 है। ओके। हमने अगर कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया तो पाइथन समझ लेगा कि स्टेप बाय डिफॉल्ट है 1। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप इज 1। ओके। स्टेप इज 1 मतलब स्टेप 1 का मतलब क्या, मतलब ये पॉजिटिव स्टेप है, मतलब पाइथन को जाना है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। ओके। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में पाइथन सर्च करेगा कि आइटम कहाँ पर है। ओके। तो अब यहाँ पर आता हूँ। अब हमने स्टार्ट का वैल्यू तो नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पर 0 है। ओके। पॉजिटिव स्टेपिंग चल रहा है, मतलब स्टार्ट का वैल्यू 0 है। हमने यहाँ पर जो दिखा है स्टेप अगर पॉजिटिव है तो स्टार्ट का वैल्यू होगा 0 और स्टेप का स्टॉप का वैल्यू होगा लेंथ -1। ओके। स्टार्ट का वैल्यू यहाँ पर 0 ही होगा, स्टार्ट होगा 0 एंड स्टॉप होगा लेंथ -1। तो यहाँ पर स्टार्ट 0 एंड स्टॉप होगा लेंथ, मतलब लेंथ -1, ये तो एक्सक्लूसिव है, लेंथ -1। ओके। ऐसा करके समझना होगा। तो लेंथ -1 का मतलब 5, लेंथ तो 6 है, लेंथ -1 होगा 5। यहाँ पर हम 6 से लिखता हूँ, 6 - 1 5, मतलब वो 0 से लेकर 5 तक जितना आइटम है सभी आइटम को उठाकर एक नया लिस्ट बनाएगा और उसको दिखाएगा। ओरिजिनल लिस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा,
एक नया लिस्ट बनाकर वो हमें दिखा देगा। तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि हम तो सभी आइटम को उठा रहा हूँ। इसको देख सकता हूँ, ये सारे आइटम को उठा लिया 0 से लेकर 5 तक। अगर हमने यहाँ पर तो 06 बोल दिया, अगर कुछ भी नहीं बोला तो यही होगा कि सेम आउटपुट 10 से लेकर 60 तक। ओके, सेम आउटपुट मतलब पूरा लिस्ट का आइटम को उठा देगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट एंड स्टॉप को चेंज करके दिखाता हूँ कि अब रिजल्ट क्या होगा। तो अब हम स्टार्ट में कुछ नहीं दे रहा हूँ, स्टॉप में कर दिया 3। तो अब रिजल्ट क्या होगा? तो ये 3 एक्सक्लूसिव है, हमको ये याद रखना होगा। मतलब जब 3 लिख रहा हूँ तब समझना होगा कि 3 माइनस 1 सोचना है, मतलब 2 सोचना है, मतलब ये 30। ओके, पाइथन किस नंबर तक जाएगा वो। और हमने तो स्टार्ट में कुछ नहीं दिया है, मतलब वो स्टार्ट करेगा 0 से, मतलब वो 0 से लेकर जाएगा कहाँ तक? 2 तक, 3 माइनस 1। और इसका मतलब 10, 20, 30 ये 3 आइटम को उठाकर हमें दिखा देगा। एक नया लिस्ट बनाएगा और इसको दिखाएगा। हमारा आउटपुट होगा 10, 20, 30। तो ये हम किसी नया वेरिएबल में स्टोर भी कर सकता हूँ। मतलब हम ऐसा लिख सकता हूँ कि इसे L2 इक्वल टू L ऑफ कोलन 3, और इसके बाद हम L2 को दिखा सकता हूँ। ओके, तो ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, L2 में वो चेंज होगा। ओके, आउटपुट एक ही है, कोई चेंज नहीं है। L2 में वो स्टोर हो गया नया लिस्ट। हम ऐसा भी कर सकता हूँ, L में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर प्रिंट L करके दिखाऊं, L इक्वल टू L, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये पूरा लिस्ट ही है L में, जो चेंज हुआ है L2 के अंदर। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट देखता हूँ। तो हम अभी किसी में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ही दिखा रहा हूँ L कोलन। तो अब अगर हम स्टार्ट का वैल्यू बोल रहा हूँ एंड स्टॉप नहीं बोल रहा हूँ, मतलब स्टार्ट का वैल्यू 2 बोल दिया और स्टॉप में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो अब इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर स्टॉप नहीं बोलने का मतलब स्टॉप का वैल्यू क्या होगा? दैट इज लेन। ओके, मतलब 6। लेन का मतलब है 6, मतलब 6 माइनस 1 मतलब 5। मतलब पाइथन जाएगा 2 से लेकर 5 तक। ओके, 2 से लेकर 5 तक। ये जो 4 आइटम मतलब 30, 40, 50, 60, ये 4 आइटम को उठाकर एक नया लिस्ट बनाएगा और ये हमें दिखाएगा। तो अगर इसको चलाऊं 30, 40, 50 एंड 60। ओके, अब तक किसी का कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? ओके, तो अब हम स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों को ही दे देता हूँ। जैसे हमने बोल दिया 2 कोलन 3, तो अब वो क्या दिखाएगा? तो ये स्टॉप का वैल्यू एक्सक्लूसिव है, ये हमें याद रखना होगा। तो 3 का मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2, तो वो 2 से लेकर 2 तक जाएगा, मतलब एक ही आइटम को दिखाएगा, दैट इज 30। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो 30 को ही दिखाएगा, दैट इज 30। एक लिस्ट बना दिया। ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखा रहा है, मतलब ये अभी भी लिस्ट ही है। तो स्लाइसिंग करने का जो रिजल्ट वो हमेशा लिस्ट में होगा। ओके, और अगर हमने 2 कोलन 2 बोला तब क्या होगा? इसका आउटपुट अभी क्या होगा? तो यहाँ पर कोलन 2 का मतलब ये तो एक्सक्लूसिव है, मतलब 2 माइनस 1 ये तो 1 हो जाएगा। तो और यहाँ पर स्टेप क्या है? स्टेप पॉजिटिव है। ओके, ये याद रखना होगा कि स्टेप पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव स्टेप का मतलब क्या कि पाइथन हमेशा यहाँ पर जो डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट, मतलब वो लेफ्ट से राइट तक जाएगा। पाइथन हमेशा लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएगा और वो राइट में 2 से लेकर वो स्टार्ट करना शुरू करेगा। क्योंकि स्टार्ट का वैल्यू तो 2 है, वो 2 से सर्च करना स्टार्ट करेगा और देखेगा कि राइट साइड में 1 ऐसा कुछ इंडेक्स है या नहीं। 1 ऐसा कुछ इंडेक्स तो राइट साइड में नहीं है, वो तो लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में तो 1 ऐसा कुछ इंडेक्स नहीं है, -1 है, 1 तो नहीं है। इसके लिए वो कोई आइटम ढूंढ नहीं पाएगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एरर भी नहीं होगा। तो आउटपुट होगा एम्प्टी लिस्ट। ओके, कोई एरर नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, एरर नहीं होगा, ये गारंटी। और आउटपुट होगा एम्प्टी लिस्ट, लिस्ट के अंदर कुछ नहीं रहेगा। ओके, अब होगा एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो ये होगा 2 वैल्यू, मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप अगर सेम कर दूं तो कोई भी आइटम लिस्ट में नहीं आएगा। ओके, ये कुछ भी वैल्यू कर सकता हूँ, 4:4 कर दिया तो अभी एक ही बात ये होगा। 4 का मतलब 4 - 1 राइट साइड का, तो 4 से सर्च करना स्टार्ट करेगा और देखेगा कि राइट साइड में 4 - 1 मतलब 3 ऐसा कुछ इंडेक्स है या नहीं। तो राइट साइड में तो 3 इंडेक्स नहीं है, ये तो लेफ्ट साइड में है। तो इसीलिए यहाँ पर भी उसका कोई आइटम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी आउटपुट होगा एम्प्टी लिस्ट। अगर इसको भी चला एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो अब आता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट इंडेक्स में। सपोज यहाँ पर कर दिया कि 200:, तब क्या होगा, कोई एरर नहीं होगा। ओके, ये बात हम पहले से ही बोल दिया क्लियरली कि हम यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ, एरर नहीं होगा, ये गारंटी है। ओके, इंडेक्स एरर ऐसा कुछ एरर यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, जो इंडेक्सिंग में आता है यही इसका एडवांटेज है, हम कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा। ओके, तो रिजल्ट देखने के लिए हम पेंट में चलता हूँ। तो अब हमारा जो लिस्ट है कुछ ऐसा। ओके, तो 200 का मतलब क्या कि अगर ऐसा कुछ इंडेक्स होता, यहाँ पर तो नहीं है, अगर होता, एज्यूम करता, इमेजिन कर रहा हूँ, तो कहाँ पर यह हो सकता है। तो ये राइट साइड में किसी भी जगह पर हो सकता है, मतलब यहाँ पर हो सकता है। ओके, और यहाँ पर स्टेप है, स्टेप का वैल्यू क्या है, स्टेप का वैल्यू 1 है, मतलब डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा हमें याद रखना होगा। ओके, मतलब पाइथन हमेशा लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएगा। ओके, तो राइट साइड में जाकर वो सर्च करेगा, क्या राइट साइड में हमने तो स्टॉप का वैल्यू नहीं दिया। स्टॉप का वैल्यू नहीं देने का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी स्टॉप का वैल्यू क्या है, स्टॉप का वैल्यू है लेंथ, मतलब यहाँ पर तो 6 है लेंथ, मतलब 6 यहाँ पर स्टॉप का वैल्यू, मतलब 6 - 5 तो वो एशम करेगा, मतलब वो सर्च करेगा कि राइट साइड में इंडेक्स 5 ऐसा कुछ है या नहीं। ओके, वो 5 इंडेक्स को सर्च करेगा और सर्च करेगा राइट साइड में। तो राइट साइड में 5 ऐसा कुछ इंडेक्स है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, जस्ट आउटपुट होगा एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो अगर इसको चलाऊं, आउटपुट इज एम्प्टी लिस्ट। ओके, एनी डाउट। No, sir. ओके, तो अब इसको थोड़ा सा अभी चेंज करता हूँ। आप इसको ऐसा कर दिया कि :200 ऐसा बोल दिया, तो अब क्या होगा,
यहाँ पर भी कोई एरर नहीं होगा, ये गारंटी है। तो अब फिर से चेक कर रहा हूँ इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, तो अब हमने ऐसा लिखा है। तो हमने यहाँ पर स्टॉप का वैल्यू बोल दिया, ये 200 क्या है, ये स्टॉप है। ओके, तो ये तो एक्सक्लूसिव है, मतलब 199 इसको ही समझना होगा। तो जो भी हो 199 और 200 ये तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ओके, और कोलन का लेफ्ट साइड में हमने मतलब स्टार्ट तो हमने कुछ नहीं दिया, मतलब अभी स्टार्ट का वैल्यू क्या है, स्टार्ट का वैल्यू है 0। हाँ, और स्टेप का वैल्यू क्या है 1। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन, स्टेप का वैल्यू है 1, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट टू राइट। ओके, मतलब पाइथन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट टू राइट तक। ओके, तो लेकिन अभी वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो स्टार्ट करेगा 0 से। ओके, 0 से स्टार्ट करेगा और वो कहाँ तक जाएगा 200, मतलब 199। हाँ, तो 199 कहाँ पर है, तो अगर होता 199 ऐसा कुछ, तो वो यहाँ पर हो सकता है 200 और 199 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो पाइथन स्टार्ट करेगा 0 से और जाएगा 200 तक, मतलब 199 तक। और सपोज हम एक रास्ता है, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं, एक रास्ता है और पाइथन इस रास्ते से जा रहा है, और इस रास्ते से जाने के टाइम में इस रास्ते के अंदर जो आइटम उसको मिलेगा वो वैसे पिकअप कर लेगा। ओके, इस रास्ते के अंदर जो जो आइटम मिलेगा उसको वो पिकअप कर लेगा। ओके, वो ले लेगा। तो इस रास्ते में तो ये सारे आइटम पड़ेगा, मतलब ये 10 से लेकर 60 तक, मतलब ये सारे आइटम वो ले लेगा। ओके, ये पूरा आइटम लेकर एक लिस्ट बना देगा। ओके, मतलब इसका आउटपुट होगा ये पूरा लिस्ट। ओके, तो अगर इसको दिखाऊं, इनको मिलेगा पूरा लिस्ट। ओके, तो यही है कोलन 200, कोई एरर नहीं है। ओके, ये गारंटी है। ओके, तो अब हम ऐसा करता हूँ, ये कोलन का लेफ्ट साइड में बोल दिया -500, कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई एरर नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, नो प्रॉब्लम, जो चाहे बोल सकता हूँ, कोई एरर नहीं है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, -500 कोलन 200। तो अब इसको भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूँ कि -500 कोलन 200। तो अगर -500 कहीं पर भी होता है, ये भी इमेजिन कर रहा हूँ, तो कहाँ पर हो सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है कहीं पर, यहाँ पर। ओके, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग, और जो 200 ये राइट हैंड साइड में कहीं पर हो सकता है, यहाँ पर। और इसका मतलब पाइथन इस -500 से चलना शुरू करेगा और जाएगा कहाँ तक, ये 200 तक। ये एक रास्ता है, फिर से एज्यूम कर रहा हूँ, और पाइथन इस रास्ते से जा रहा है, और जाने का टाइम में इसका अंदर में जो आइटम पड़ेगा सभी को वो पिकअप कर लेगा, मतलब यहाँ पर भी सारे आइटम ही आ जाएगा उसका लिस्ट में। ओके, यहाँ पर भी रिजल्ट सेम ही होगा, मतलब सारे आइटम 0 से लेकर 5 तक, ये पूरा लिस्ट चला है। ओके, और अगर 200 को हटा भी दूँ तो भी रिजल्ट एक ही होगा, क्योंकि -500 कोलन ब्लैंक का मतलब 5 तक, कुछ नहीं बोलने का मतलब यहाँ पर 6 है, मतलब 6 - 1 5, यहाँ पर भी
पूरा लिस्ट ही आएगा, पूरा लिस्ट। ओके, तो अब यहाँ पर अगर -500 -4 बोल दिए तो तब क्या होगा, इसका आउटपुट -500 कोलन -4। ओके, तो इसको यहाँ पर देखता हूँ। तो अब हाँ, कौन सा होगा? एमपी। हाँ, सुन नहीं पा रहा, क्लियर नहीं आ रहा है साउंड। सर एमपी होगा। हाँ, कहाँ तक? कहाँ तक फिर से बोलो। सर एमपी होगा सर। हाँ, यहाँ पर हम एक बार फिर बता रहा हूँ। तो अगर -500 होता है तो -500 यहाँ पर होगा, और हाँ, ये -4 का मतलब ये 2 तक। ओके, मतलब अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग का बात करूँ, ये 2 तक, और ये -4 तो एक्सक्लूसिव है, तो और स्टेप है पॉजिटिव, मतलब हमको -1 समझना होगा यहाँ पर। तो अभी स्टॉप का वैल्यू क्या होगा? -4 -1। ओके, मतलब -5। ओके, -4 -1 मतलब -5। ऐसा करके हमको समझना होगा। -1 एज्यूम करना होगा क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिव है, तो स्टॉप हो जाएगा -5। मतलब पाइथन ये -500 अगर किसी भी जगह में होता, ये तो यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा और वो जाएगा कहाँ तक? ये -5 तक। ओके, यहाँ तक जाकर रुक जाएगा। दैट इज 10 एंड 20, ये दोनों एलिमेंट आ जाएगा। ओके, तो हमारा आउटपुट होगा दैट इज 10, 20। इसको चला के देखता हूँ। दैट इज 10 एंड 20। ओके, एनी डाउट? ओके, तो ऐसा करके हम स्लाइसिंग को यूज़ कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव स्टेपिंग का बात कर रहा हूँ अभी तक, और अब देखना है नेगेटिव स्टेपिंग करने से क्या होगा। अभी तक तो पॉजिटिव स्टेपिंग का बात कर रहा था, अब देखना है कि नेगेटिव स्टेप यूज़ करने से क्या होगा। तो अब हम इसी सब को फिर से हटा दिया। तो अब नेगेटिव स्टेप हम कहाँ पर बोलना है? नेगेटिव स्टेप हम क्या यहाँ पर बोल सकता हूँ? ऐसा करके बोलने से नहीं होगा। ये अगर बोल दिया ऐसा, ये पाइथन समझ लेगा कि ये किसका वैल्यू है, ये स्टॉप का वैल्यू है, ये स्टेप का वैल्यू नहीं है। ओके, अगर कोलन का राइट साइड में कुछ बोलूँ तो पाइथन समझेगा ये स्टॉप का वैल्यू है, स्टेप का वैल्यू ये नहीं है। तो स्टेप का वैल्यू हमको कैसे बोलना है? स्टेप का वैल्यू बोलने के लिए हमको 2 कोलन देना पड़ेगा। ओके, तो ये हम साइड बाय साइड दे सकते हैं, कोई स्पेस देने का जरूरत नहीं। 2 कोलन, और सेकेंड कोलन का राइट साइड में अगर हमने कुछ वैल्यू बोला, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वही होगा स्टेप का वैल्यू। मतलब स्टेप का वैल्यू बोलने के लिए हमको 2 कोलन देना होगा, 1 कोलन से नहीं चलेगा। ओके, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, तो वो स्टेप वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, अभी हमने -1 कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत सारा कुछ चेंज हो गया। तो पहला तो हो गया कि डायरेक्शन चेंज हो गया। ये अभी पाइथन अभी राइट टू लेफ्ट में जाएगा, अभी वो लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दिया हम पाइथन को बोल रहा हूँ तुम राइट टू लेफ्ट तक चलो। ओके, उल्टा डायरेक्शन में चलता रहा। तो पहले तो डायरेक्शन चेंज किया, और
और उसके बाद और क्या किया, और सेकेंड जो चेंज किया है कि स्टार्ट का वैल्यू चेंज कर दिया और स्टॉप का वैल्यू भी चेंज कर दिया। ओके, तो अभी स्टार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, मतलब ये अभी एक्सक्लूसिव है। ओके, मतलब अभी हमको समझना पड़ेगा स्टार्ट +1 मतलब -1 + 1 = 0। ओके, और स्टॉप का वैल्यू अभी हो गया इंक्लूसिव। ओके, स्टॉप इज इंक्लूसिव और इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हो गया लेंथ -1। मतलब अभी हमारा जो अभी का लिस्ट है तो 6 - 1 = 5। तो अब पाइथन क्या करेगा, 5 से लेकर जाना शुरू करेगा और जाएगा कहाँ तक, 0 तक, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा, हमको पूरा लिस्ट ही मिलेगा लेकिन उल्टा डायरेक्शन में मिलेगा, सीधा डायरेक्शन में नहीं। मतलब हमारा लिस्ट होगा 60 50 40 30 20 10, उल्टा डायरेक्शन में, मतलब लिस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर इसको चलाऊं, हमारा लिस्ट अभी रिवर्स हो गया, 60 50 40 30 21 20 और 10। मतलब ये डबल कोलन -1 से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी सीक्वेंस, सिर्फ लिस्ट नहीं, किसी भी सीक्वेंस को हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रिंग हो सकता है, टपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सभी हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रिंग भी ले लिया तो उसके ऊपर भी सेम तरीके से वो काम करेगा। लिस्ट ले लिया और यहाँ पर बोल रहा हूँ एस ऑफ डबल कोलन -1, यहाँ पर भी ये स्ट्रिंग उल्टा हो जाएगा, सेम प्रिंसिपल, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी ये पाइथन उल्टा होगा। मतलब किसी भी अगर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल उल्टा करना है तो हम ऐसा टेक्निक यूज कर सकता हूँ, डबल कोलन -1। तब वो लिस्ट और स्ट्रिंग और टपल उल्टा हो जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पर आता हूँ, तो अगर हम -1 के जगह -2 कर दिया तो तब क्या होगा, तो ये स्टेप का काम क्या है, स्टेप का काम है वो रेंज में जैसा करता है, यहाँ पर ऐसा ही करता है कि सीक्वेंस का नेक्स्ट इंडेक्स जनरेट करता है। स्टेप क्या करता है, स्टेप जनरेट्स the next index of the sequence, सीक्वेंस का नेक्स्ट इंडेक्स जनरेट करता है, यही है स्टेप का काम। तो मतलब यहाँ पर अभी हमने क्या किया कि -2 बोला, मतलब अभी स्टार्ट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट का वैल्यू, स्टार्ट इज 5, तो इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू विल बी स्टार्ट माइनस स्टेप। ओके, ऐसा करके हमको एज्यूम करना होगा। मतलब 5 माइनस स्टेप है 2, 5 माइनस 2 इज 3। और उसके बाद इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू विल बी, अभी तो 3 है, 3 माइनस 2 मतलब 1। और हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है 0 तक। ओके, और इसका नेक्स्ट वैल्यू 1 माइनस 2 मतलब -1। तो -1 तो तक तो वो नहीं जाएगा क्योंकि उसका लास्ट वैल्यू 0 तक है। -1 तक नहीं जाएगा। -1 का मतलब हमें समझना है क्या, ये लेफ्ट साइड में कहाँ पर है, ये राइट साइड का -1 नहीं है ये। ओके, इसके साथ कंफ्यूज मत करना।
ये -1 जो हुआ है ये हमें सोचना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में होगा, ये 0 का लेफ्ट साइड में, ऐसा सोचना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तक तो वो नहीं जाएगा, इसका लास्ट वैल्यू तो 0 है, तो इसीलिए वो दिखाएगा। इसका जो रेंज ऑफ नंबर्स होगा, इसका रेंज क्या होगा, दैट इज पहले 5 और उसके बाद 3, उसके बाद 1। यही 3 इंडेक्स का जो नंबर यही दिखाएगा, 5, 3, 1। मतलब पहले 60, उसके बाद 40, उसके बाद 20। 60, 40, 20 ये दिखाएगा, पहले 60, उसके बाद 40, उसके बाद 20। अगर दिखाएं 60, 40, 20। ऐसा करके हम नेगेटिव इंडेक्स बोल सकता हूँ। पाइथन राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड तक जाएगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन में वो चलेगा। तो हम यहाँ पर भी हम इंडेक्स बोल सकता हूँ, मतलब हम स्टार्टिंग इंडेक्स से बोल दिया 4 और एंड इंडेक्स बोल दिया 1 और -2 और -1 को भी बोल सकता हूँ, -2 भी बोल दिया। तो अब क्या होगा, अब बोला है 4:1 -2। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 4 एंड एंडिंग वैल्यू इज 1, -2 का मतलब डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। मतलब अभी हमारा स्टार्ट का वैल्यू इज 4 एंड स्टॉप इज 1। तो 1 तो नहीं होगा, ये 1 + 1 समझना होगा। 1 + 1 = 2। ओके, 1 प्लस करना होगा और स्टेप है -2। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू विल बी स्टार्ट माइनस स्टेप। मतलब इक्वल टू स्टार्ट इज 4 -2 मतलब 2 और इसका नेक्स्ट वैल्यू विल बी, अभी 2 है, 2 - 2 = 0। ओके, तो लेकिन वो तो जाएगा 2 तक, तो 2 तो हमें पहुंच गया है। तो अब इसको ये नेक्स्ट वैल्यू करने का अभी ज़रूरत नहीं, ये उस तक तो वो नहीं जाएगा, अभी यहीं पर आकर रुक जाएगा। ओके, मतलब हमारा जो सीक्वेंस है, यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा दैट इज पहले 4 एंड उसके बाद 2, 4 एंड 2। मतलब वो दिखाएगा 4 मतलब 50 एंड 2 दैट इज 30। 50 एंड 30, पहले 50 उसके बाद 30। आउटपुट होगा 50 एंड 30। Okay. Any confusion? Any doubt? तो ऐसा करके हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। स्लाइसिंग यूज करके हम दो लिस्ट को सेपरेट करके जोड़ भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हम ऐसा कर सकता हूँ,
सपोज इस लिस्ट को हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब से बोल दिया कि L1 इक्वल्स टू L ऑफ कोलॉन से 3, ओके, एंड L2 इक्वल्स टू L ऑफ से 3 कोलॉन। और इसके बाद हम ये दो लिस्ट को ऐड भी कर सकता हूँ, मतलब L1 प्लस L2, ऐसा करके हम दो लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, दो लिस्ट को प्लस देकर ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोलॉन 3 का मतलब ये कोलॉन का लेफ्ट साइड में क्या है, 0 है, और 3 तो एक्सक्लूसिव, मतलब 0 से लेकर 2 तक जाएगा वो, मतलब 10, 20, 30। ओके, ये पहला लिस्ट हो गया। और दूसरा लिस्ट में हमने लिया था 3 कोलॉन ब्लैंक, मतलब 3 से स्टार्ट करेगा और वो जाएगा एंड तक। ब्लैंक का मतलब यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ -1 मतलब 5। मतलब पहला लिस्ट हो गया 10, 20, 30 और सेकंड लिस्ट 40, 50, 60। और ये जोड़कर ये सेम ही होगा, पूरा लिस्ट ही होगा, मतलब हमारा पूरा लिस्ट ही बनेगा, कोई डिफरेंस नज़र में नहीं आएगा, पूरा लिस्ट ही बनेगा। ओके, और इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये 3 का जगह अगर 2 कर दिया तो ये 0 से लेकर 1 तक, मतलब 10 से लेकर 20 तक पहला लिस्ट होगा। और ये अगर 4 कोलन कर दिया तो मतलब 50 एंड 60 ये दोनों आइटम हो जाएगा। ओके, मतलब 10, 20 पहला लिस्ट एंड 50, 60 दूसरा लिस्ट। सो 10, 20, 50, 60। तो ऐसा करके हम बना सकता हूँ 10, 20, 50, 60। तो ऐसा करके हम ये लिस्ट से हम कुछ एलिमेंट को, कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करके हम कोई भी दूसरा लिस्ट बना सकता हूँ, हमारा चॉइस के ऊपर डिपेंड करके। ओके, तो ये दो लिस्ट को हम ऐसा प्लस देकर ऐड भी कर सकता हूँ। और ये सेम टेक्निक हम इधर स्ट्रिंग और टपल के ऊपर भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो सभी तो सीक्वेंस है, मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो ये सभी के ऊपर हम ये स्लाइसिंग अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो अगर स्ट्रिंग है तो वहाँ पर भी हम ऐसा कर सकता हूँ कि s इक्वल टू, अगर पाइथन ले लिया तो हम ऐसा बोल सकता हूँ कि से L1 इक्वल टू s ऑफ, यहाँ पर भी सेम इंडेक्सिंग है। ओके, जो इंडेक्सिंग का रूल और स्लाइसिंग सेम रूल है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर भी अगर ऐसा बोल दिया कि कोलन ऑफ से 2, और अगर L2 के बोल दिया कि s ऑफ से, यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होगा कि p तो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, 6 कैरेक्टर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने पहला स्लाइसिंग कर रहा हूँ कोलन 2 और उसके बाद से 4 कोलन कर दिया। तो अब अगर L1 प्लस L2 कर रहा हूँ तब रिजल्ट क्या होगा, 0 कोलन 2 यहाँ पर है, 2 का मतलब 1, तो 0 से लेकर 1 तक मतलब PY, ये दो कैरेक्टर आएगा। और सेकेंड लिस्ट होगा, मतलब स्ट्रिंग होगा 4 कोलन, मतलब ये 4, 5, मतलब ON, मतलब पहला दो कैरेक्टर और लास्ट दो कैरेक्टर PYON। अगर इसको चलाऊं ये PYON हो गया। मतलब ये सेम प्रिंसिपल हम लिस्ट के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, किसी के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, एनी डाउट? Any confusion?